हेलो गाइज, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK2 एजुकेशन में। तो फाइनली गाइज आज का क्लास जो होने वाला है सबसे अलग होने वाला है। इतने दिन से हम लोग क्लास मॉडल सेट, प्रैक्टिस सेट, केस क्वेश्चन करते आ रहे हैं, सबको मिलाकर मैं आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ वन शॉट वीडियो। वन शॉट ये हमारा क्लास रहेगा वन शॉट, जिसमें हम लोग कंप्लीट फिजिक्स, आपका जो फिजिक्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक के कंप्लीट A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कौन? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑनली हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर साल किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका वन शॉट क्लास है। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर आज तक नहीं देखे होंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड ईयर वाइज बताया गया हो। मैं चैप्टर वाइज और ईयर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस साल कितना क्वेश्चन पूछा गया और कितना इस साल पूछे जाने की संभावना है। तो मैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए वन शॉट रिवीजन लेके आया हूँ। तो ये आपका रिवीजन रहेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक पर चलेंगे क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी करीब है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए चैप्टर 1 में क्या क्या पूछा गया। चैप्टर 1 का नाम है विद्युत अव्यस्तता क्षेत्र, आप सभी जानते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखिए, ये आपका ईयर है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। 2011 में 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, 2012 में 1 पूछा गया, 13 में 2 पूछा गया, 14 में 1 पूछा गया, 15 में 3 पूछा गया है, 16 में 1 पूछा गया है, 17 में 1 पूछा गया है, 18 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 1 से, 19 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए 2021 आते आते 2021 में चैप्टर 1 से 10 क्वेश्चन पूछा गया। फाइनली 2022 में 7 क्वेश्चन पूछा गया। जब से आपका ऑब्जेक्टिव डबल हो गया है तो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ गई है। 2023 में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं 2024 जो आपका आने वाला है, तो 2024 में करीबन 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। और कौन कौन क्वेश्चन बनता है ये सभी भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। फाइनली चलिए आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आप सभी के स्क्रीन के सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक ER होता है। किसी माध्यम का अपेक्षिक परावैद्युतांक ER क्या होता है? ऑप्सी बाई ऑप्सी नॉट, ऑप्सी गुना ऑप्सी नॉट, ऑप्सी प्लस ऑप्सी नॉट या ऑप्सी माइनस ऑप्सी नॉट। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। किसी परावैद्युत में, किसी माध्यम में परावैद्युत ER का जब भी मान पूछा जाए तो ऑप्सी बटा ऑप्सी नॉट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? 80, 60, 1, 42.5। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको निकाल कर कई बार दिखाए हैं। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 Nm स्क्वायर कूलम के पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछ दिए गए हैं बोर्ड एग्जाम में कि आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा क्या होती है? तो आवेश की बीमा 80 होती है। कितना? तो आवेश की बीमा 80 होती है। चलिए हम लोग काफी इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में करीब 50-100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चैप्टर से करीबन 10, 15, 20 इतना के रेंज में आपको इस चैप्टर जो दिए गए इससे इस साल भी 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं इस चैप्टर से लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन होगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है हमें बताना है। तो ऑप्शन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर होता है। ऑप्शन नॉट का मात्रक फैराडे प्रति मीटर होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। किसी दूरी इसके बीच का जो विद्युत बल है वो F है। यदि उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, ये जो दूरी है आपका, ये दूरी को आधी कर दी जाए,
तो विद्युत बल का मान क्या होगा जब इसका दूरी आधा कर दिया जाए। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसका दूरी आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा, जब दूरी आधा होगा तो विद्युत बल का मान 4 गुना हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जब हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उस समय कोई फिक्स नहीं है कि उसका द्रव्यमान बढ़ेगा ही या घटेगा ही, वो बढ़ या घट कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है कि कूलॉम बल है। कूलॉम बल क्या है, केंद्रीय बल है या विद्युत बल है, या दोनों है या नॉट। तो कूलॉम बल जो होता है या केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है, विद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। जब भी यहाँ एक अक्ष की दिशा में दिया जाए तो x के बाद आता है आपका y, तो x अक्ष की दिशा में जब विद्यमान रहे तो YZ तल की दिशा में इसका समविभव होगा। समविभव क्या होगा, YZ तल की दिशा में ये समविभव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम पूछा जा रहा है क्वांटम ESU मात्रक बताना है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक आपको कई बार बताएं 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षित रहता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। आवेशित चालक के सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होते हैं या सतह के लंबवत होते हैं या सतह के स्पर्शीय होते हैं या सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो जब भी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाए आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाए तो ये जो तीव्रता होती है सतह के लंबवत होती है। क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है या चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों उत्पन्न कर सकता है या कुछ नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमें बताना है एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो एक स्थिर आवेश जब भी दिया जाए तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन दिए गए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, हमें बताना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। कई बार बताए हैं न्यूटन प्रति कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है न्यूटन प्रति कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक हमेशा कितना से अधिक होता है, 0 से अधिक होता है या 0.5 से अधिक होता है या 1 से अधिक होता है या 7 से अधिक होता है। तो जब भी किसी वस्तु का प्रवैद्युत स्थिरांक पूछा जाए, यहाँ पर देख लीजिएगा प्रवैद्युत स्थिरांक पूछा जाए तो ये हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या, तो 1 से अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक हमें बताना है। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन ए में वोल्ट, ऑप्शन बी में न्यूटन, ऑप्शन सी फैराडे और ऑप्शन डी में एम्पियर दिया गया है। तो बताइए जल्दी जल्दी संधारित्र की धारिता का SI मात्रक क्या होता है। तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है तो फैराडे होता है। क्या होता है, तो फैराडे होता है F। चलिए एक चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने टोटल यहाँ पर 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देख सकते हैं। 21 में 10 पूछा गया है, 22 में 8 पूछा गया है, 23 में 10 पूछा गया है, तो 24 में संभावना बनता है कि 8 या 9 क्वेश्चन 8 या 10 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 से 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, 16 के 16 कंप्लीटली याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन में सिलेक्ट कर आप लोगों को लाया हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता चैप्टर 2 का नाम है। 11 में देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछा गया, 12 में भी 2, 13 में भी 2, 14 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। चैप्टर नंबर 2 से
स्थिर वैद्युत एवं विभव एवं धारिता से 15 में 2 क्वेश्चन, 16 में 2 क्वेश्चन, 17 में 1 पूछा गया, 18 में 2 पूछा गया, 19 में 4 पूछा गया। ध्यान रखिएगा 20 में 2 क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन जब 21 आया है, जब से आपका ऑब्जेक्टिव डबल हुआ है, तब से देखिए 21 में आपका 5 पूछा गया है, 22 में भी 5 पूछा गया है, 23 में 6 पूछा गया है। तो 24 में आपके संभावना बनता है 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा ही पूछा जाएगा, इतना गारंटी रखिए। तो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो 24 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि देख लीजिए आपके एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा जाएगा इसमें चैप्टर 15 ही है। तो चैप्टर 1 से इतना ध्यान रखिए 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और जो कि आपका चैप्टर 2 में देख सकते हैं, चैप्टर 2 से आपका लगभग अनुमानतः 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, क्योंकि 15 चैप्टर में से ही आपको टोटल 70 पूछा जाएगा। आपको बुक से बाहर का क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा फिजिक्स का। तो कम्प्लीटली जिस तरह से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये आपका रिवीजन वीडियो है, आराम से पूरा ध्यान से देख लीजिए। ये देख लीजिए तो आपको फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 70 में 70 आप मार सकते हैं। 70 में 70 करेक्ट करके आइएगा, मेरा 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि 70 में 70 बना के आइएगा, जितना ऑब्जेक्टिव मैं अभी आप लोग को कंप्लीट करा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? ऑप्शन है dx बटा dv, ऑप्शन बी dr इंटू dv, ऑप्शन सी dv बटा dx और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन का क्या होगा? विभव प्रवणता बराबर होता है dv बटा dx, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, dv बटा dx। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत विभव बराबर होता है। वैद्युत विभव किसके बराबर होता है? तो विद्युत विभव किसके बराबर होता है? W/Q के बराबर होता है वैद्युत विभव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया W/Q। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे किसके बराबर होता है? 1 कूलम वोल्ट या 1 कूलम प्रति वोल्ट या 1 कूलम वोल्ट स्क्वायर या 1 कूलम वोल्ट के पावर -2। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। 1 फैराडे बराबर होता है, 1 फैराडे होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है, 1 कूलम प्रति वोल्ट के बराबर होता है 1 फैराडे। 4 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि एक आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? CV² 1/2 CV² 1/3 CV² या 1/4 CV²। तो जब भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछा जाए 1/2 CV² होता है, 1/2 CV² होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से विद्युत मध्य बिंदु से बहुत दूर स्थित r दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होगा। बहुत दूर स्थित r दूरी पर, बहुत दूर है r, तो इसका विद्युत विभव का समानुपाती क्या हो जाएगा? तो r दूरी पर है तो इसका विद्युत विभव का समानुपाती हो जाएगा 1/r²। यहाँ बहुत दूर दिया गया है तो 1/r² हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इस साल संभावना तो बनता ही है। चलिए 1 स्टेट कूलम बराबर होता है। 1 स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं? 1 स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं हमें बताना है। तो 1 स्टेट कूलम जब भी पूछा जाए तो ये आपका कूलम के बराबर 1/3 10 के पावर -1 कूलम 9 कूलम के बराबर होते हैं। 1 स्टेट कूलम 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम के बराबर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है हमें बताना है। तो वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? याद कीजिए जल्दी जल्दी। वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है? विद्युत क्षेत्र का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे, प्रभावी धारिता कितना है? 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 5 माइक्रोफैराडे हमें प्राप्त करना है, 2 माइक्रोफैराडे के कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त करना है तो 2 माइक्रोफैराडे वाले हमें 4 संधारित्र की आवश्यकता हो जाएगी। कितनी? तो 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी, तब हम 5 माइक्रोफैराडे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए, शीशा के एक पट्टी को वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच में खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बीच में जब खिसकाया जाएगा तो इसकी धारिता क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी या स्थिर होगी या शून्य रहेगी? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जब यहाँ पर देखिए शीशा की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए
तो इसकी धारिता प्लेटों के बीच में खिसकाया जा रहा है तो इसकी धारिता बढ़ेगी। और देख शीशा की पट्टी है, इसकी धारिता बढ़ेगी। चलिए 1 माइक्रोफैराड धारिता की 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड की एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी क्या होगा। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं और इसके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र है तो इसका परिमाण क्या होगा, इसका लास्ट जो फाइनल रिजल्ट इसका क्या होगा हमें बताना है। तो इसका फाइनल रिजल्ट सोल्व करके निकालिएगा तो 0.4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संधारित्र की धारिता 8 कूलम वाले संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। इसमें हमें समांतर क्रम वाला सूत्र लगा देना है। समांतर क्रम में जोड़ने पर इसकी धारिता क्या होगी। जब भी इसको समांतर क्रम में जोड़िएगा तो इसकी धारिता 2 दिया गया है 8 कूलम का, 8 कूलम प्लस 8 कूलम 2 ही है तो 16 कूलम हो जाएगा, जो कि समांतर क्रम में जोड़िएगा तो 16 कूलम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारिता का ऐसे मात्रक फैराड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, इसकी तुल्य धारिता क्या है। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, अगर इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक की धारिता क्या होगी, C/3 आ जाएगा, जो कि 1 यहाँ बाटा में 1 आ जाएगा। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ऊपर का C रहेगा और नीचे में 3 1 हो जाएगा तो C/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, C/3 श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो चलिए अगले 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया वार्निक ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वार्निक ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करती है, तो वार्निक ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करते हैं। तो वार्निक ग्राफ जनित्र क्या उत्पन्न करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। प्रत्यावर्ती शक्ति या उच्च आवृत्ति की धारा या उच्च वोल्टता या जल विद्युत, तो क्या उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। वार्निक ग्राफ जनित्र याद रखिएगा, वार्निक ग्राफ जनित्र पूछा जा रहा है। वार्निक ग्राफ जनित्र उच्च वोल्टता उत्पन्न करते हैं, क्या, तो उच्च वोल्टता। चलिए धातु का प्रवैधुतांक होता है, धातु का प्रवैधुतांक कितना होता है, 1 होता है, अनंत होता है, -1 होता है या 0 होता है। तो धातु का प्रवैधुतांक अनंत होता है, धातु का प्रवैधुतांक क्या होता है, अनंत होता है। 16 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 5 माइक्रोफैराड है, प्रत्येक की धारिता मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। 5 माइक्रोफैराड का कितना है, 64 है, 64 समरूप बूंद है। इसको बड़ा बनाया जाता है तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी, तो बड़ा वाला बूंद की धारिता क्या होगी, तो सभी को जोड़कर बड़ा बनाया जाएगा तो 20 माइक्रोफैराड बड़े वाले बूंद की धारिता हो जाएगी। तो इस चैप्टर में 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किया और इससे हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी 5 से 6 क्वेश्चन बनता ही है। तो चैप्टर को कंप्लीट रिवीजन भी कर लीजिएगा। ये PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर लूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें ज्वाइन कीजिएगा। अगर नहीं तो ये आपका नंबर एक मिलेगा, यहाँ पर मैं नंबर दे दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं नंबर बताऊंगा, वहां से नंबर नोट करके उस नंबर पर व्हाट्सएप करना, आपको PDF इसका मिल जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा से देख सकते हैं 11 में 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 12 में 1 पूछा गया है, 13 में 2 पूछा गया है, 14 में नहीं पूछा गया है। विद्युत धारा चैप्टर से एक भी क्वेश्चन 15 में 3, 16 में 3, 17 में 4 पूछा गया, 18 में 2 पूछा गया, 19 में 4 पूछा गया। फिर यहाँ 20 में आएगा तो 20 में 3 क्वेश्चन पूछा गया, 21 में यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब 22 है तो 22 में आपको 5 क्वेश्चन और 23 में 4 क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ फाइनली देख सकते हैं 21 में 9 पूछा गया है, 22 में 5 पूछा गया है, फिर 23 में 4 पूछा गया। तो 24 में करीब 4 से ज़्यादा ही पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। तो इसमें आप लोगों को 6 से 8 क्वेश्चन बनता ही है इस चैप्टर से, क्योंकि देख सकते हैं 21 में यहाँ पर 9 पूछा गया है, फिर यहाँ 22 में 5 और 4 9 हो गया है। तो इस बार भी संभावना बनता है कि 6 से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना नहीं तो 5 तो फिक्स है, किसी हाल में पूछा ही पूछा जाएगा। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा का, निम्न में कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। संयोजक तार बनाने के लिए इनमें से कौन सा उत्तम है, सबसे अच्छा है, नाइक्रोम, टंगस्टन या तांबा या मैग्नीशियम। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो तांबा सबसे उत्तम रहेगा, तांबा सर्वाधिक उत्तम है आपको जो कि तार बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है। 10 ओम तार की लंबाई है 10 ओम, इसको खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है तो 30 ओम हो गया।
तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? जब इसका प्रतिरोध निकालिएगा 30 ओम हो गया तो 30 गुना 3 हो जाएगा तो 90 ओम हो जाएगा। तो 90 ओम इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो 90 ओम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण और द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। ताप क्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा? ताप क्रम बढ़ाया जाएगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा। तो यह क्या है जिसका ताप क्रम बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है? तो ताप क्रम जब भी बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। किसका? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक हीटर 100 वाट 200 वोल्ट 100 वाट 200 वोल्ट की तार के बीच दो टुकड़ों के पर समांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है। 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है। कितना? तो 200 वोल्ट के। तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो इससे हमें कितनी शक्ति प्राप्त होगी? तो इससे हमें शक्ति प्राप्त हो जाएगी 40 वाट। कितना? तो 40 वाट शक्ति प्राप्त होगी। आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है। कितना? 1 ओम का 1 ओम और 1 ओम 3 प्रतिरोध दिए गए हैं और संयोजक की न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो संयोजक का न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जब न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जाएगा तो 3 ओम यहाँ पर दिए गए हैं 1 ओम के। तो इसका न्यूनतम जो कि प्रतिरोध प्राप्त होगा तो 1/3 ओम हो जाएगा। कितना? तो 1/3 ओम हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है 50,000 ओम होता है। कितना? 50,000 ओम होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है और ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है या अनंत होता है। तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, हमेशा 0 होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा? ये ताप का मान जब यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? वो भी लगभग समान ही चलेगा, क्योंकि ताप बढ़ाया जा रहा है तो प्रतिरोधकता लगभग समान ही चलेगा। प्रतिरोधकता का गुणांक पूछा जा रहा है तो गुणांक समान ही चलेगा। प्रतिरोधकता पूछा जाता है तो अलग होता है। चलिए 10 नंबर, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? जब मान लीजिए यहाँ से हम लाइट देते हैं, यहाँ पर हम स्विच ऑन करते हैं, यहाँ पर स्विच है, यहाँ पर ऑन है, यहाँ पर ऑफ है, तो ये हमारा स्विच ऑफ है। जब इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर लाइट आएगा। ऑप्शन देखिए, बढ़ता ही जाता है, यहाँ से जाएगा तो बढ़ता ही जाएगा, जाकर यहाँ रुक जाता है। प्रथम बढ़ता है तब घटता है, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम घटता है तब बढ़ता है। 4 नंबर ऑप्शन है, प्रथम बढ़ता है और वह स्थिर हो जाता है। जब स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जाता है तो बल्ब ऑन होता है, बल्ब जलने लगता है। आपका बल्ब जब जलने लगता है तो रोशनी आने लगती है। तो सबसे पहले प्रथम बढ़ता है, यहाँ से लाइट जाता है तो बढ़ता है, तब वह स्थिर हो जाता है। एक बार बढ़ेगा उसके बाद से स्थिर हो जाएगा, एक समान हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्विच ऑन करने के बाद। 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? 1000 वाट का हीटर है और 230 वोल्ट से चिन्हित किया गया है, तो इसका प्रतिरोध हमें निकालना है। तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध जब भी निकाले, देखिए कितना दिया गया है? 1000 ओम। यहाँ पर दिए गए हैं 1000 ओम का हीटर है, 1000 वाट का हीटर है, 1000 वाट का हीटर है और 230 वोल्ट से चिन्हित किया जाता है। और 230 वोल्ट से जब चिन्हित कीजिएगा तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 52.9 ओम हो जाएगा, 52.9 ओम। चलिए, किसी धातु की तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? जब धातु के तार को गर्म कीजिएगा, जब तार को गर्म कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तार गर्म होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं, कई बार। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ऋण आवेश का प्रवाह कैसे होता है, निम्न, यहाँ पर देखिए, निम्न विभव से उच्च विभव की। जब ऋण आवेश का प्रवाह होता है तो निम्न से उच्च विभव की ओर होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने के लिए। हीट स्टोन व्यवहार का उपयोग जो किया जाता है वह किसको मापने के लिए किया जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का निर्माण प्रतिरोध को नापने के लिए किया जाता है। प्रतिरोध को नापना होगा तब हम हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करेंगे। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता कब बढ़ता है, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता कब बढ़ता है हमें बताना है। ताप बढ़ने पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने पर, लंबाई बढ़ने पर या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल घटने पर। ताप क्रम बढ़ेगा तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए, मनुष्य स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, तो आपको बोला 50,000 ओम होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तब तार का विभवांतर जो है 15 वोल्ट हो जाता है। 15 वोल्ट हो जाता है तब वह कार्य कितना करेगा। जब उसका विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है तो वह कार्य कितना करेगा, कार्य करने लगेगा तो वो कार्य करेगा आपका 1500 जूल। कितना, 1500 जूल। 15 वोल्ट हो जाता है तो 1500 जूल कार्य करेगा। चलिए, 5 ओम प्रतिरोध की एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, जिसका विभवांतर 60 वोल्ट 20 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। 20 मिनट तक उसको प्रवाहित किया जाता है तब उससे कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी। 20 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है 60 वोल्ट के विभवांतर से, तो इसका 5 ओम का प्रतिरोध है तो 2800 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करेगी। कितना, 2800 कैलोरी। चलिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड दोनों नियम इसके पहले एक क्वेश्चन में हम करा चुके हैं। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आपको अब खाली बताना है, ओनली किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए, चार्टर नंबर 4 देख सकते हैं। 4 नंबर पार्ट में दिए गए हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इससे देख सकते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 15 तक, 16 में 2 क्वेश्चन पूछा गया, 17 में भी नहीं पूछा गया। लेकिन उसके बाद से देखिएगा तो 18 से लेकर 23 तक जिससे धीरे धीरे नंबरिंग भी बढ़ रहा है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ रहा है। 18 में 2 पूछा गया, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 3 पूछा गया, 22 में 5 पूछा गया और 23 में फिर 2 क्वेश्चन पूछा गया। अब 24 की बारी है आपकी, तो 24 में आप अनुमान लगा सकते हैं कितना पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से इससे 3 से 5 क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। तो चलिए, 3 से 5 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं जिसमें हम लोग करीबन यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि लगभग आपको होगा 15 के आसपास क्वेश्चन। चलिए, चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो त्वरित आवेश उत्पन्न कर रहा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या उत्पन्न कर रहा है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र की प्रवेश करते हैं, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ क्या हो जाएगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में जब प्रवेश करता है, जब प्रवेश करेगा तो उसका पथ क्या हो जाएगा, वृत्ताकार, कोलिकल या दीर्घवृत्त या सीधा रेखा। तो जब 30 डिग्री सेल्सियस पर चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ हो जाता है हेलिकल। पथ क्या हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अमापी को शंट किया जाता है, अमापी को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्षेत्र क्या होते हैं। जब किसी अमापी को शंट किया जाएगा तो उसका सीमा क्षेत्र क्या होगी, बढ़ती है या घटती है या स्थिर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो अमापी को जब शंट किया जाएगा तो उसकी सीमा क्षेत्र हमें बताएं। तो अमापी को जब भी शंट करते हैं तो उसकी सीमा क्षेत्र बढ़ती है, शंट कीजिएगा तो उसकी सीमा क्षेत्र बढ़ेगी। एक ऊर्ध्वाधर तार में विद्युत धारा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पुंज की क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए, इलेक्ट्रॉन पुंज कहीं है उसके क्षैतिज तार की ओर भेजा जाए तो उसमें विक्षेप होगा। तो उसमें विक्षेप कैसा होगा, क्या होगा, दाहिने तरफ या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या बाएं तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका विक्षेप जो होगा ऊपर की तरफ ही होगा, तो ऊपर की तरफ होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
चलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक वेबर होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। चलिए एक ए मीटर, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। 8 नंबर क्वेश्चन दिए गए, एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, तो वोल्ट मीटर को ए मीटर में कब बदला जा सकता है? तो जब भी वोल्ट मीटर है उसको ए मीटर में बदलना हो। वोल्ट मीटर को क्या बदलना हो? ए मीटर में बदल, सॉरी ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है कितना। आदर्श ए मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। यहाँ पर मैं आपको बताया पहले, ऐसा ही है, आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। चलिए एक बच्चे ने कमेंट किया अभी चलिए। और 7 नंबर क्वेश्चन दिए गए, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध पूछा जा रहा है, तो आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वोल्ट मीटर का अनंत होता है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, एक वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है। वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदला जा सकता है? उसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर, उसके समांतर में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर उसके वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी मैं बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है और नंबर भी दूंगा, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। डेली महामैराथन चल रहा है, मॉडल सेट चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लैरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। लैरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन दिए गए, लैरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है? हमें इसका नियम बताना है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, जिससे हम लैरेंज बल की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा धारावाही विद्युतीय कुंडली दिया गया है। धारावाही विद्युतीय कुंडली जब भी दिया जाए तो कुंडली के तल के लंबवत होता है, कुंडली के तल के लंबवत होता है। यहाँ 100 आंसर है तो आंसर मत समझ लीजिएगा, यहाँ आंसर नहीं दिया गया है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसमें आंसर के साथ प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पर लिखा गया है 100 आंसर, यहाँ पर आपको आंसर दिखेगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी और बी का नाम लिखा रहेगा। इस तरह से मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा अभी, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र चाहे चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है? a के पावर -1 ml 0 और t के पावर -2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्या होती है? जब ए मीटर को शंट किया जाएगा तो उसको सीमा क्या होगी? जब ए मीटर को शंट किया जाता है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ए मीटर को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्या होती है? बढ़ती है या घटती है या स्थिर होती है या इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं होती है। जब भी ए मीटर को शंट किया जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा जरा, क्योंकि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आपका ऑप्शन में गलती लगा दीजिएगा, ऑप्शन में गलत हो जाएगा और एक गलत होगा तो 1 नंबर आपका गया, क्योंकि 70 में 35 ही बनाना है और 35 में से भी एक गलती कीजिएगा तो 1 माइनस हो गया, 34 नंबर ही हुआ। तो कोशिश करना है 35 में 35 बेहतर स्कोर करे। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा क्या होती है? जब भी एमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी सीमा बढ़ती है। चलिए चुंबकशीलता की बीमा होती है। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चुंबकशीलता की बीमा क्या होती है? ml t के पावर -2 L के पावर -2 होते हैं चुंबकशीलता की बीमा। 1 एम्पीयर परिसर सीमा की एक अमापी का प्रतिरोध 0.9 ओम है, तो उसका परिसर 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा? 10 एम्पीयर करने के लिए आवश्यक शंट क्या होगा? तो इसका हमें शंट बताना है। 0.1 ओम, 0.01 ओम या 0.9 ओम या 1 ओम होता है। तो इसका जो ओम होता है ये आपका 0.1 ओम होता है। चलिए दो समांतर तारों को विपरीत दिशा में प्रवाहित धाराएं प्रवाहित होते हैं। दो समांतर तार है विपरीत दिशा में, एक का इधर और एक का इधर, तो वह क्या होगी? दोनों को विपरीत दिशा में भेजा जाएगा तो उसमें क्या होगा? एक दूसरे को विकर्षण करेगा, क्योंकि ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो आकर्षण कर ही नहीं सकता, तो विकर्षण करेगा, एक उधर एक इधर, तो विकर्षण हो जाएगा।
चलिए इस तरह से हम लोगों ने टोटल अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कितना? 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोगों ने पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, चुंबकत्व एवं द्रव्यमान। चुंबकत्व एवं द्रव्यमान का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि देख सकते हैं 11 में एक इधर शुरू में क्योंकि ऑब्जेक्टिव कम पूछा जाता था, क्योंकि इस टाइम में 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था। उसके बाद से 15 हुआ, उसके बाद से 27 हुआ, उसके बाद से जाके आपका 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ, उसके बाद से जाके आपका जो 35 हुआ, उसके बाद से 42 हुआ, उसके बाद से डबल होकर 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से प्रक्रिया बढ़ता गया, इस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता गया। तो देख सकते हैं 18, यहाँ पर 18 में भी 3 पूछा गया है। 18 में आपसे क्वेश्चन की संख्या जो पूछा गया है या 3 पूछा गया है। 18 में कितना? 3, 19 में 4, 20 में 4, 21 में 5 पूछा गया है। 21 में 5, फिर 22 में यहाँ पर 11 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, जो कि चुंबकत्व एवं द्रव्यमान से, और 23 में 4 पूछा गया। तो यहाँ पर 11 पूछा गया, यहाँ पर 4 पूछा गया। तो इस बार जो कि 24 में संभावना बनता है, जिस तरह से यहाँ 5 के बाद से 11 हो गया, तो 4 के बाद से 10 हो सकता है, 8 या 10 हो सकता है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 8 से 10 क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक हमें बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। जल्दी जल्दी थोड़ा चलते हैं, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और हमारा चैप्टर नंबर 5 है, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, रिवीजन क्लास है। तो तंबा होता है। तंबा क्या होता है? तंबा क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तंबा क्या होता है? तो प्रतिचुंबकीय होता है तंबा। 2 समांतर चुंबक जिसमें प्रत्येक की चुंबकीय आघूर्ण m है। 2 समांतर चुंबक है जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण दोनों का m है, परस्पर लंबवत रखे जाते हैं तो वह क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। समांतर लंबवत रखा जाता है तो क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? तो इसका परिणामी चुंबकीय रूट -2m हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 - 3। चलिए, तांबे की एक विलय क्षैतिज रखा गया है, उदग्र अक्ष पर दंड चुंबक विलय के ऊपर में छोड़ दिया जाता है, तब वह क्या होगा? तब वह क्या होगा हमें बताना है। जो कि विलय पर क्षैतिज रखा गया है, क्षैतिज रखा गया है तो दंड चुंबक विलय के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तब उसमें क्या होगा? तो ऊपर छोड़ा जाता है तो दंड का त्वरण G से कम होता है। दंड का त्वरण G से कम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, एक परवल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन से विद्युत बहुत अधिक उपयोगी होता है? कौन सबसे अधिक उपयोगी होता है बताएं। तो इनमें से कौन सबसे अधिक उपयोगी होता है? वायु, नर्म लोहा, इस्तेपात। तो वो नर्म लोहा सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, जो कि नर्म लोहा हो जाएगा। चलिए, चुंबक द्रव और गैस है। द्रव और गैस क्या होते हैं? द्रव और गैस दोनों क्या होते हैं? तो द्रव और गैस दोनों दिए गए। द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। द्रव लौह चुंबकीय है ना, गैस लौह चुंबकीय, दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अनुभव करता है जब उसको असमान क्षेत्र में रखा जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तब वह क्या अनुभव करेगा? वो क्या मतलब अनुभव कर सकते हैं, जैसे आप लोग और हम लोग अनुभव करते हैं, तो वह क्या अनुभव करेगा? एक बल तथा एक बलाघूर्ण क्या अनुभव करेगा? एक बल और एक बलाघूर्ण अनुभव करेगा। चलिए, स्टील का एक तार चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण m है, स्टील का एक तार है, अर्धवृत्ताकार चाप से मोड़ने पर उसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? अर्धवृत्ताकार चाप से जब उसको मोड़ा जाएगा मतलब मोड़ के घुमाया जाएगा, तो उसके आघूर्ण क्या हो जाएगा? जब मोड़ के घुमाया जाएगा तो उसका आघूर्ण 2m/n हो जाएगा, 2m/n हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुंबक का चुंबकत्व का कारण उसके एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? कारण उसके क्या होता है? तो एक चुंबकत्व का कारण जो होता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, इसे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है। अस्थायी चुंबक के लिए कैसे छोटा होना चाहिए? अस्थायी चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? धड़रशीलता का या निग्रहणता का या दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो छोटा होना चाहिए, वो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसलिए यदि चुंबकीय आवृत्ति का मान
595 इंटू 6 है, तो उसका सापेक्ष चुंबकीयशीलता क्या होगी, तो इसकी सापेक्ष चुंबकशीलता हमें बताना है। तो जब भी इसकी चुंबकशीलता आ जाए तो इसकी चुंबकशीलता हो जाएगी कितना 595.6 देगा तो 596.6 हो जाएगा, कितना 596.6 हो जाएगा। लोहा लौह चुंबकीय है, लोहा क्या है, लोहा लौह चुंबकीय है, हम सभी जानते हैं लोहा लौह चुंबकीय है। तो 770 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर जब भी रहता है तभी लोहा आपका लौह चुंबकीय होता है। तो क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं जो कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर। वायु की चुंबकशीलता प्रवृत्ति होती है, तो वायु की चुंबकशीलता प्रवृत्ति कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। तो ये क्या होती है, वायु की पूछा जा रहा है तो ये हमेशा शून्य होती है, वायु की चुंबकीय आवृत्ति शून्य होती है। निम्न में से चुंबकीय प्रेरण का मात्रक कौन नहीं है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक इनमें से कौन नहीं है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक बहुत हो सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यह भी होता है, जूल प्रति एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर यह भी होता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर क्यू वाला तो होता ही नहीं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर प्रति मीटर यह भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है यह नहीं हो सकता है, क्यू नहीं होता है। आगे दिया गया है कि विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान होता है। विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का मान क्या होता है, विषुवत रेखा पर चुंबकीय नमन का जो मान होता है वो हमेशा शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। चलिए चैप्टर नंबर 6 दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर से देखिएगा तो क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में बहुत कम पूछा जाता है। जैसे 11 से 14 तक पूछा ही नहीं गया, 15 में 3 पूछा गया, 16 में 2 पूछा गया, और 18 में 19 में 1 पूछा गया, 20 में नहीं पूछा गया, 21 में 1 पूछा गया है, 22 में 2 और 23 में 2, तो 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, शायद 17 में भी नहीं पूछा गया है। चलिए, जब किसी कुंडली को निकट किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो वो जो उसमें उत्पन्न प्रेरित होता है जो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की जब दिशा आ जाए तो बर्मावर्त होती है, क्या होती है, बर्मावर्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए, प्रेरक कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरक कुंडली से क्या प्राप्त होता है, तो प्रेरक कुंडली से निम्न धारा परबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। निम्न धारा परबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, दोनों निम्न धारा और परबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। छड़ से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, क्योंकि ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। छड़ में चैप्टर में लेकिन बहुत कुछ सीखने वाला है, लेकिन इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछता है बिहार बोर्ड उतना ज़्यादा, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है, तो इसमें स्थित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, तो इसमें स्थित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह BLV होता है, क्या होता है, तो BLV होता है। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें उत्पन्न होता है वैद्युत क्षेत्र, जो कि उत्पन्न होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर केवल DC रहता है जो कि ट्रांसफार्मर कार्य करता है। चलिए, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर 6 नंबर है, जो 7 नंबर है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ इनमें से कौन है, क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो मुलायम इस्पात जो होता है सबसे उपयोगी पदार्थ होता है। किसी ऊंचाई स्टेप ऑफ ट्रांसफर की प्राइमरी एवं सेकेंडरी क्रमशः N1 और N2 लपेट है, तब क्या हो जाएगा, N1 और N2 लपेट है तो क्या हो जाएगा, N2 से ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, N2 से बड़ा N1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना बार पूछा गया है एग्जाम में, एकदम रियलिटी है कि यह क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, जो कि आपको दिखाया जो पूछा गया है इतना ईयर में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रेरण कुंडली जनित्र जो होती है,
प्रेरक कुंडली जनित्र क्या होती है? प्रबल धारा होती है या उच्च वोल्टता या अल्प धारा या अल्प वोल्टता होती है। तो प्रेरक कुंडली जनित्र क्या होती है? तो प्रेरक कुंडली जनित्र जब भी पूछा जाए तो उच्च वोल्टता होती है। क्या? उच्च वोल्टता। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि डीए क्षेत्रफल सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब डीए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इस पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? डीए पर। डीए क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स हमें बताना है, तो डीए क्षेत्र पर पूछा जा रहा है, तो डीए क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स देगा 0 जो कि 0 होता है। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट और काफी वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। 6 नंबर चैप्टर का लास्ट 12 नंबर क्वेश्चन जो है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक का कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। कितना पूछा गया है, इस बार कितना पूछा जाने की संभावना है और कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वह सभी क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व किया। अब आगे हमारा बचता है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 15 तक, जो कि हमारा इस वीडियो का एक पार्ट 2 आने वाला है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे, और ये जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। तो पीडीएफ में आपको ये जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, तो यहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। तो वहां से आप आंसर देख सकते हैं। इसका यहाँ शो आंसर पर क्लिक कीजिएगा तभी आपका आंसर दिखाई देगा, नहीं तो आंसर बाय द वे नहीं दिखाई देगा। तो अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8969831773। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद आपको व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है। ग्रुप में डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी क्विज कराया जाता है। तो डेली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ जरूर से ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।